हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री एमसीक्यू बैच में। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मुगल वंश को। और मुगल वंश में भी दो पहले के राजा, प्रथम दो राजा जिसका नाम है बाबर और हुमायूं। तो बाबर और हुमायूं से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे आज के क्लास में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और बाबर और हुमायूं इन दो राजाओं से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, कितना सुंदर सा प्रश्न है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, एक बार मैं मार्कर को थोड़ा सा पतला कर लूं, ठीक है। कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो आपको पता था कि लोदी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध अर्थात 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया था, यह युद्ध में मारा गया था। और दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक था इब्राहिम लोदी जो युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। यहां तक बात क्लियर है। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? 1526। क्या बाबर ने 1526 में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? क्या बाबर ने पहली बार 1526 में भारत पर आक्रमण किया था? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध करने से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था 1526 में, यह बाबर का भारत में 5वां युद्ध था। पहला युद्ध कब करता है बाबर भारत के विरुद्ध? तो वह करता है 1519 ईस्वी में। और अभियान का नाम था बाजौर अभियान। क्या नाम था? बाजौर अभियान। और इसमें क्या करता है कि भेड़ा का किला जीत लेता है। ठीक है, यहां तक बात आपकी क्लियर होगी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या है। बाबर का वास्तविक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वह था जहरुद्दीन। क्या था? जहरुद्दीन। अब बाबर का अर्थ क्या होता है? तो बाबर का जो अर्थ होता है तुर्की भाषा में जो बाबर का अर्थ होता है वह होता है बाघ। क्या होता है? बाघ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बाबर का जन्म कब होता है? बाबर का जन्म भी आप याद रखिएगा 14 फरवरी सन 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न। इसके पिताजी का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा जो तैमूर वंशज थे, और माता का नाम था कुतुबुल निगार खान जो चंगेज वंशज थे। अगला प्रश्न कर रहा है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वह बाबर होता है। 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध यह जीत जाता है तो भारत में रहने की योजना बनाता है। ठीक है, चलिए। और एक बात और याद रखेंगे, जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है तो उसमें बाबर ने एक उपाधि धारण करता है। कब? 1526 में जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत जाता है। कौन सी उपाधि धारण करता है? और उपाधि का नाम है कलंजर, जिसका अर्थ होता है दानी। अब पानीपत के युद्ध जीतने के बाद से जितने काबुल वासी थे, जितने काबुल की जनता थी, सबको क्या करता है, एक एक
चांदी का सिक्का दान में देता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। चलिए आगे चलते हैं। करे खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? जब बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया और वो भारत में रहने का मन लगा बनाने कि भारत में हम निवास करेंगे, भारत में रहेंगे, तो इसके विरुद्ध राणा सांगा ने क्या किया था? बाबर के विरुद्ध अभियान किया, बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा, जिसे कहा गया खानवा का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो एक ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया। पौ से होता पास मतलब पानीपत का युद्ध, खौ से होता है खानवा का युद्ध, चौ से होता है चंदेरी का युद्ध और घौ से होता है घाघरा का युद्ध। मैं तीनों एक साथ में आपको बताने का प्रयास करता हूं, समझिएगा। पानीपत का युद्ध होता है 1526 में। खानवा का युद्ध होता है, थोड़ा सा बहुत मोटा चल रहा है, थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी के साथ। सब में तो बाबर एक साइड है, विपक्ष में कौन है इधर? यहाँ बाबर इब्राहिम लोदी होता है पानीपत के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा होता है, चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय होता है और घाघरा के युद्ध में अफगान सेना होते हैं। तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, करेक्ट। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? हमने तो ठीक आपको बता दिया कि बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न करा है कि बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? आप देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, अच्छे से नहीं ध्यान दिए होंगे, तो आप 100% गारंटी है कि आप क्या मार के आएंगे? 1526 मार के आएंगे। बोलिए हाँ या ना। मार के आएंगे कि नहीं मार के आएंगे? बिल्कुल मार के आएंगे। जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाती हैं। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था बाबर का, वो भारत में 5वां युद्ध था। भारत में 5वां युद्ध था। प्रथम युद्ध कब लड़ा था भारत के विरुद्ध? तो 1519 में। अभियान का नाम था बाजोर अभियान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। 7 का है कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी जो है, ये बाबर का आत्मकथा है। बाबर का क्या है? आत्मकथा है, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। इसी तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में जो अनुवाद था, वह अकबर के शासन काल में होता है। उसमें राजा कौन होता है? अकबर होता है। फारसी में अनुवाद करने वाला व्यक्ति, अनुवादक कौन होता है? तो वह होता है रहीम ए खाना। ठीक है। किस भाषा में अनुवाद होता है? फारसी भाषा में अनुवाद होता है। फारसी भाषा में अनुवाद होता है। ठीक है। इसके आगे की बातें अगले प्रश्न में बता दिया जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे की बातें क्या है कि वही इसमें लिखा था कि बाबर का सबसे पसंदीदा शहर क्या था? काबुल था। कि जब हम मरें, बाबर कहता है कि जब हम मरें तो मुझे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन इसको दफना दिया जाता है आगरा के आराम बाग में। तो जब अकबर इस बाबरनामा को, अच्छा एक बार छूट गया था, जब तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो इसका नाम रख दिया जाता है बाबरनामा। बाबरनामा। तो जब अकबर इस बाबरनामा को पढ़ता है
तो आगरा के आराम बाग से उसके कब्र को खुदवा कर पुनः ले जाता है कहाँ पे, काबुल में, और काबुल में उसको पुनः दफना देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी थी। इस पुस्तक का नाम क्या था? वही उस पुस्तक का नाम था तुजुक ए बाबरी, लेकिन अकबर के शासनकाल में उसका नाम क्या हो गया था? बाबरनामा। नाम क्या हो गया था? बाबरनामा। प्रश्न नंबर 9 कर रहा है कि बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलमा नीति या फिर उस्मानी पद्धति। ठीक है, तोपों को सजाया था उस्मानी पद्धति। उस्मानी पद्धति में तोपों को सजाया था और युद्ध नीति का नाम था तुगलमा नीति। किस युद्ध में लड़ा था? पानीपत के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में। हमने आपको बताया किसी पानीपत के युद्ध में जब वो जीत जाता है तो प्रत्येक काबुलवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में देता है और कलंदर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, और इनके एक प्रश्न और पीछे से पूछा गया था, प्रश्न को हमने नहीं कलेक्ट किया है, कि जो तुगलमा नीति थी और तोपों की सजाने की जो उस्मानी पद्धति थी उसका नेतृत्व किसने किया था? उसका नेतृत्व किसने किया था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? कितने बार हमने आपको बता दिया कि पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि, जिसका अर्थ होता है दानी। बाबर का मजार कहाँ है? मजार मतलब क्या? मकबरा। मकबरा कहाँ है? बाबर का मजार यानी कि मकबरा। अब आगरा के आराम बाग से तो अकबर ने हटवा दिया था, तो कहां फिर स्थापित हुआ था? काबुल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। कह रहा है कि बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को बाबर ने कहां पर हरा दिया था? तो बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को बाबर ने हराया था कितना में? 1529 ईस्वी में। और 1529 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न आपसे पूछना चाहता है कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था जो 13 वर्ष की उम्र में राजा बना था? वह कौन था? बाबर। इसका जन्म कहां होता है? तो अमरकोट के राजा होते हैं। अमरकोट के राजा जिनका नाम होता है विरसाल। ठीक है, अमरकोट के राजा विरसाल के दरबार में अकबर का जन्म होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा कि हुमायूं को मकबरा बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम को दिया जाता है। हमीदा बानो बेगम ने ही इनका कब्र कहाँ पर बनवाया था? दिल्ली में बनवाया था। जिसके वास्तुकार कौन थे? तो मिर्जा ग्यास बेग थे। कौन थे? मिर्जा ग्यास बेग थे। 15 नंबर कह रहा है कि मुगल सत्ता को पुनर्स्थापना हेतु हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो जब हुमायूं ने कब किया था? जब उसने सरहिंद का युद्ध जीता था। कन्नौज के युद्ध में तो शेरशाह सूरी से हुआ था, फिर 40 में क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था और निर्वासित जीवन जीने लगा। फिर 55 में सरहिंद का युद्ध हुआ था, उसी में यानी कि 1555-56 में सरहिंद के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो
बेगम ने। वास्तुकार मिर्जा गयास बेग। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? यानी कि हुमायूंनामा जो हुमायूं की क्या है, आत्मकथा है, किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम ने। और यह मुगल वंश की एकमात्र महिला थी जिसने किसी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? ये पूछ रहा है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। किसके किसके विरुद्ध होता है? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के विरुद्ध होता है, जिसमें हुमायूं हार जाता है और वह दिल्ली से निष्कासित जीवन जीने लगता है। और फिर ये जाके सबसे अधिक दिन कहाँ पर रहता है? काबुल में रहता है। और अपने गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा बिरसाल के वहाँ छोड़ के जाता है। और उसी बिरसाल, राजा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म होता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? हमने बताया कि तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, और फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया उसका नाम रखा गया बाबरनामा। और वो जो अनुवादक था उसी को उपाधि दिया गया था खान ए खाना का। वो कौन था? वह था अब्दुल रहीम। ऑप्शन नंबर सी। 20वां प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल के किस शासक ने सर्वप्रथम बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण किया था? मैं बता दूं कि जब बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में, और इसके जन्म के 11 वर्ष बाद 1494 में यह फरगना का राजा बनता है। कहाँ का राजा बनता है? फरगना का। जब यह फरगना का राजा बनता है तो इसने एक उपाधि धारण करता है, मिर्जा का। जब फरगना का राजा बना तो मिर्जा का उपाधि धारण किया। लेकिन 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया, मिर्जा की उपाधि को छोड़ दिया। और 1507 ईस्वी में जब इसने मिर्जा की उपाधि को छोड़ा तो इसने एक नई उपाधि धारण किया जिसे कहा गया बादशाह या फिर बादशाह। यहां दोनों एक ही हो गया है, बादशाह बादशाह। इसको एक बना लेंगे बादशाह, बादशाह या फिर उसे बादशाह भी कहा जाता है। तो कौन था वह व्यक्ति? वह राजा का नाम क्या था? बाबर था। प्रश्न कह रहा है कि बाबर का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा था? बाबर का सबसे पसंदीदा शहर कौन सा था? वह था काबुल। इसीलिए अकबर ने उसे आगरा के आराम बाग से उसके कब्र को खुदवाकर काबुल में पुनः दफना दिया था। 22 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है? बाबर ने आगरा चार बाग शैली में आगरा के आराम बाग की स्थापना किया था। आगरा के आराम बाग किस शैली में है? तो चार बाग शैली में है, चार बाग शैली में है। और इसी कारण बाबर को चार बाग शैली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? पीछे हमने आपको बता दिया कि तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में है। किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मिर्जा की उपाधि धारण की थी? हमने आपको बताया कि जब अपने जन्म के 11वें साल बाद जब बाबर ने फरगना का शासक बनता है अपनी दादी की सहायता से,
एहसान दौलत बेग, इनके दादी का नाम था एहसान दौलत बेग की सहायता से फरगना का शासक बनता है, तब इसने क्या करता है, मिर्जा की उपाधि धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न कराए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा के युद्ध की कहानी सुनिए। वैसे तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब 1529 ईस्वी में हुमायूं ने बंगाल अभियान करके लौट रहा था, बंगाल अभियान करके लौट रहा था, तो चौसा नामक स्थान पे, चौसा नामक स्थान पे शेर शाह सूरी की सेना, किसकी, शेर शाह सूरी की सेना इसे घेर लेती है। और जब शेर शाह सूरी की सेना हुमायूं की सेना को घेर लेती है, तो अब इसकी सेना में भगदौड़ मच जाती है और देखते देखते हुमायूं की हार होने लगती है, जिस वजह से हुमायूं गंगा नदी में घोड़े के साथ कूद जाता है। गंगा नदी में क्या करता है, घोड़े के साथ कूद जाता है। फिर आगे जाके शिहाबुद्दीन नामक एक मल्लाह होता है जो हुमायूं की जान बचाता है, और इससे खुश होकर शिहाबुद्दीन को हुमायूं ने एक दिन का दिल्ली का राजा घोषित करता है। उसी एक दिन में शिहाबुद्दीन ने क्या करता है कि चमड़े का सिक्का जारी करता है। चमड़े का सिक्का जारी करता है। बातें क्लियर ना? तो चलिए आगे चलते हैं। 25 हो गया, 26 क्या कर रहा है? 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। देखिए, जब सरहिंद का युद्ध लड़ा था हुमायूं 1555 ईस्वी में, तो 1555 ईस्वी में सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली के राजगद्दी पर पुनः हुमायूं का आगमन होता है और इसने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम था दीन पनाह। तो दीन पनाह के पुस्तकालय से सीढ़ियों से गिरकर ही क्या होता है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु होती है? हुमायूं की मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर ए। और यही दीन पनाह को तोड़ के शेर शाह सूरी ने, जब पढ़ेंगे सूरवंश, वहां आपको इसके बारे में बताएंगे कि यही दीन पनाह को तोड़ के शेर शाह सूरी ने पुराना किला का निर्माण करता है। और प्रश्न काफी पूछता आपसे कि पुराना किला का निर्माण किसने किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। बस इतना ही प्रश्न था। प्रश्न आपको देख के लग गया होगा कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं। फिर मिलते हैं अपने सुबह वाली क्लास में मैथ फाउंडेशन बैच के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।